4 द्रव्य में वहाँ 1, 4, 16, 64, 256 और 1024 इस प्रकार से लेते हैं। कुल मिलाकर बात गुण संक्रमण की हो रही है, तो गुण संक्रमण किस प्रकार से होता है उसकी चर्चा करते हैं। शुरू से लेते 144 से हैं। प्रथम समय से लेकर एक अंतर्मुहूर्त काल तक मिथ्यात्व का गुण संक्रमण होता है। तो मिथ्यात्व का गुण संक्रमण होगा, और जो मिथ्यात्व का गुण संक्रमण है वो एक अंतर्मुहूर्त तक होता रहेगा। प्रति समय असंख्यात गुना परमाणु संक्रमित होते हैं। और फिर होता क्या है, तो कह रहे कि प्रति समय असंख्यात गुना परमाणु संक्रमित होते हैं, ये उसका माप हुआ। पहले समय में मिथ्यात्व के कुछ परमाणु सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप परिणमित होते हैं। तो यहाँ जो 145 पर दिया है ना, पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, वहाँ देखिए तो क्या लिखते हैं। पहले समय में मिथ्यात्व के कुछ परमाणु सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप परिणमित होते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, पहला समय लिया सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इस प्रकार से लेते हैं, ठीक है। वहाँ सम्यक प्रकृति के द्रव्य से सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य असंख्यात गुना है। तो उदाहरण में दे रहे हैं, पहला समय सम्यक प्रकृति में दे रहे 1, तो सम्यक मिथ्यात्व में दे रहे हैं 4। दूसरे समय में मिथ्यात्व का द्रव्य जो पहले समय से असंख्यात गुना है, उन 2 प्रकृति रूप होता है। इस कारण पहले समय के सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य से दूसरे समय का सम्यक प्रकृति का द्रव्य असंख्यात गुना होता है। और दूसरे समय में, तो दूसरा समय देखिए, मिथ्यात्व का द्रव्य जो पहले समय से असंख्यात गुना है, तो पहले समय से दूसरा वाला असंख्यात गुना है, उन 2 प्रकृति रूप होता है। अब वो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप होता है दूसरे समय में। इस कारण पहले समय के सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य, तो पहले समय के सम्यक मिथ्यात्व द्रव्य कितने हो गए, 4, से दूसरे समय का सम्यक प्रकृति का द्रव्य, तो दूसरे समय का सम्यक प्रकृति का द्रव्य असंख्यात गुना होता है। तो अभी यहाँ पर पहले वाले में 4 थे सम्यक मिथ्यात्व के, वही जाकर के सम्यक प्रकृति में आप देखेंगे तो 16 हैं, और आगे बढ़ते हुए 64 और फिर 256, ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उससे दूसरे समय का सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य असंख्यात गुना होता है। तो 1 से 4 की ओर जा रहे हैं, बट जब 4 की ओर जाते हैं तब तक सम्यक प्रकृति 16 में परिवर्तित होती है। और जब सम्यक प्रकृति 16 की ओर हम ध्यान देते हैं, तब तक सम्यक मिथ्यात्व 64 तक पहुंच जाता है। ऐसा उससे तीसरे समय का सम्यक प्रकृति का द्रव्य असंख्यात गुना होता है, और उससे तीसरे ही समय का सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य असंख्यात गुना होता है। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त काल तक गुण संक्रमण के काल तक सर्प के चालवत असंख्यात गुना क्रम होता रहता है। तो इस सर्प की तरह आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम इसे अंक संदृष्टि द्वारा देखते हैं। असंख्यात के लिए सहनानी चिन्ह का 4 का अंक मानकर निम्न प्रकार समझते हैं। ये अभी हमने देखा। इसमें एक बात है कि ये पहले जब सम्यक दर्शन होता है, जब मिथ्यात्व के टुकड़े होते हैं बोलते हैं, तो खाली एक बार पहले समय में नहीं, वो मिथ्यात्व के टुकड़े होते रहते हैं अंतर्मुहूर्त, और ये 2 टाइप कन्वर्ट होते रहते हैं। बट सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति नहीं होता है, वो मिथ्यात्व के 2 टुकड़े, मिथ्यात्व के मूल के।
मिथ्यात्व ही दो भागों में डिवाइड होता है। डिवाइड होते रहता है। हाँ। मतलब जितना मिथ्यात्व था पहले समय में वो 3 टुकड़े हो गए, बराबर। फिर जो बाकी मिथ्यात्व रहा वही टुकड़े होके वापस 2 में ऐड होते रहेगा। फिर बराबर। वो मिथ्यात्व रहा वो दोनों में ऐड होते जाएगा। ये इधर का इधर नहीं जाएगा, 2 का 3 में नहीं जाएगा। बराबर। मूल में से ही आगे टुकड़े होते रहेंगे और तब अंतर मूल तक चलते रहे। तो मिथ्यात्व कम 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 होते रहेगा, ऐसा हो जाएगा जी। और फिर 0 पॉइंट पर आएगा। दो है तो वो क्या, तो फिर ऐसे ही होते हैं स्टैंड से, वो वैसे होते हैं। फिर वो जब ना ये हो जाता है क्षयिक सम्यक तो हो जाता है, तब वो पूरी मिथ्या तीनों प्रकृति का अभाव हो जाता है। जी हाँ, मतलब क्षय सम्यक तो होगा तो सम्यक प्रकृति का उदय आता है। हाँ, या उपशमित की बात करते हैं बाद में तो अभी उपशमित ही है उपशमित तीनों। गुण संक्रमण का काल समाप्त होने पर यह संक्रमण अल्प प्रमाण में होता रहता है। गुण संक्रमण का काल समाप्त होने पर, तो जो गुण संक्रमण चला उसका काल समाप्त होने पर यह संक्रमण अल्प प्रमाण में होता रहता है, थोड़ा सा होता है, उसे विद्यात संक्रमण कहते हैं। विद्यात अर्थात मंद, या विशुद्धि मंद होने से अल्प परमाणु का संक्रमण होता है। इस तरह प्रथमोक्षम सम्यक्त्व प्राप्त करके कोई जीव पहले मिथ्यात्व गुणस्थान से चौथेवें असंयत गुणस्थान में, कोई 5वें देश संयत गुणस्थान में, तो कोई 7वें अप्रमत्त गुणस्थान में जाते हैं। 5वें और 7वें गुणस्थान में जाने वाले का स्थिति सत्व चौथे गुणस्थान में जाने वाले के स्थिति सत्व से असंख्यात्वा भाग प्रमाण रहता है। संख्यात्वा भाग प्रमाण रहता है, क्योंकि उनकी विशुद्धि अधिक होती है। मतलब आगे आगे जैसे जाएंगे विशुद्धि बढ़ती जाती है। चौथे की अपेक्षा 5वें की विशुद्धि अधिक है और 5वें की अपेक्षा 7वें की विशुद्धि अधिक है। चौथे गुणस्थान में जाने वाला जीव मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी चौकड़ी का अप्रशस्त उपशम करता है। 5वें में जाने वाला 2 कषाय चौकड़ी का अप्रशस्त उपशम करता है, तो 7वें में जाने वाला जीव 3 कषाय चौकड़ी का अप्रशस्त उपशम करता है। उनके अनुदय में जीव की मंद कषाय रूप विशुद्धि बढ़ती है और उस कारण स्थिति सत्व अधिक प्रमाण में घटता है तथा गुण श्रेणी निर्जरा भी असंख्यात गुना होती है। 7वें गुणस्थान में जाने वाला जीव चौथे 5वें गुणस्थान में होकर ऊपर चढ़ता है, यह मान्यता ठीक नहीं है। यह बात इन कर्मों की अवस्थाओं से सिद्ध होती है। उसी प्रकार मिथ्यात्व अवस्था में द्रव्यलिंग धारण करने मात्र से उसके सम्यक्त्व के साथ 7वां गुणस्थान ही प्रकट होता है, यह बात भी सिद्ध नहीं होती। तुम्हें पता ही है कि 5वें गुणस्थान में जाने वाला जीव द्रव्यलिंगी श्रावक होना आवश्यक है तथा 7वें गुणस्थान में जाने वाला जीव द्रव्यलिंगी मुनि होना आवश्यक है, क्योंकि यथोचित द्रव्यलिंग बिना भावलिंग प्रकट नहीं होता। कह रहे हैं कि चौथे गुणस्थान में जाने वाला जीव मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी चौकड़ी का अप्रशस्त उपशम करता है। तो प्रशस्त वाला कर्म बंध तो हो ही रहा है, अप्रशस्त का उपशम हो रहा है। 5वें गुणस्थान में जाने वाला 2 कषाय चौकड़ी का अप्रशस्त उपशम करता है। तो जो 5वें गुणस्थान में जा रहा है वो 2 कषाय चौकड़ी का उपशम करते हुए बढ़ रहा है, और चौथे वाला है तो वो 1 कषाय चौकड़ी का उपशम कर रहा है। तो 7वें में जाने वाला जीव 3 कषाय चौकड़ी का अप्रशस्त उपशम करता है। जो 7वें गुणस्थान में जाता है वो 3 कषाय चौकड़ी का अप्रशस्त उपशम करता है। उनके अनुदय में जीव की मंद कषाय रूप विशुद्धि बढ़ती है। उनका अनुदय जो होता है, अनुदय मतलब उदय नहीं होना,
सो इन कषाय चौकड़ियों का जो उदय नहीं है, उस अवस्था में जीव की मंद कषाय रूप विशुद्धि बढ़ती है। तो एक कषाय चौकड़ी हो, दो कषाय चौकड़ी हो या तीन कषाय चौकड़ी हो, इनका उदय नहीं है तो निश्चित रूप से इनका उदय न होने के कारण से ये जो कषाय है उस समय न रहने के कारण से जीव की मंद कषाय रूप विशुद्धि बढ़ती है। उस कारण स्थिति सत्व अधिक प्रमाण में घटता है। स्थिति सत्व मतलब सत्ता में पड़े हुए कर्म अधिक प्रमाण में घटते हैं तथा गुण श्रेणी निर्जरा भी असंख्यात गुना होती है। और कुछ कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, वो भी असंख्यात गुना होती है। सातवें गुणस्थान में जाने वाला जो चौथे पांचवें गुणस्थान में होकर ऊपर चढ़ता है, मतलब 1 by 1 कि पहले गुणस्थान से चौथे में आएगा, फिर पांचवें में जाएगा, फिर सातवें में जाएगा, यह मान्यता ठीक नहीं है। यह बात इन कर्मों की अवस्थाओं से सिद्ध होती है। तो जो कर्मों की अवस्था हो रही है उससे ये बात सिद्ध हो रही है, ये बात स्पष्ट हो रही है कि ऐसा नहीं होगा कि पहले चौथे में जाएगा, फिर पांचवें में जाएगा और फिर सातवें में जाएगा, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार मिथ्यात्व अवस्था में द्रव्यलिंग धारण करने मात्र से उसके सम्यक्त्व के साथ सातों गुणस्थान ही प्रकट होता है, यह बात भी सिद्ध नहीं होती। ये अंतिम वाली जो लाइन है ये इस और हमारा इशारा ध्यान आकर्षित करना चाह रही है कि किसी जीव ने बाह्य में द्रव्यलिंग को धारण किया है और उसे सम्यक्त्व हुआ तो वह जीव सीधा सातवें गुणस्थान को ही प्राप्त करता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि गुणस्थानों की प्राप्ति बाह्य अवस्था पर न होकर अंतरंग की विशुद्धि पर निर्भर है और अंतरंग की विशुद्धि कर्मों के अभाव में प्रकट हो रही है। तो जिस जीव के जितने प्रमाण में कर्मों का अभाव या जिस जीव के कर्मों की जैसी व्यवस्था अवस्था, उस अनुसार उस जीव को गुणस्थान की प्राप्ति होती है। हाँ, यह बात निश्चित है कि उस गुणस्थान के योग्य बाह्य द्रव्यलिंग होना आवश्यक है। जैसे उदाहरण में कह रहे हैं कि किसी जीव को यदि पांचवें गुणस्थान में जाना है तो उसके लिए बाह्य अवस्था में श्रावक अवस्था होना बहुत जरूरी है। आगे देखिए, आगे लिख रहे ना, तुम्हें पता ही है कि पांचवें गुणस्थान में जाने वाला जीव द्रव्यलिंगी श्रावक होना आवश्यक है तथा सातवें गुणस्थान में जाने वाला जीव द्रव्यलिंगी मुनि होना आवश्यक है। तो जिस गुणस्थान में जीव को जाना है उस गुणस्थान के योग्य उस जीव की बाह्य अवस्था होना आवश्यक है, परंतु बाह्य अवस्था होने से उस जीव को वही गुणस्थान प्राप्त होगा ऐसा भी नहीं। डिपेंड है उस जीव के कर्म अवस्था पर। ठीक है, क्योंकि यथोचित द्रव्यलिंग बिना भावलिंग प्रकट नहीं होता, इसलिए किसी जीव को यदि सातवें गुणस्थान में जाना है तो बाह्य में द्रव्यलिंग होना आवश्यक है, पर बाह्य द्रव्यलिंग है इसलिए उस जीव को उस गुणस्थान की प्राप्ति होगी ही, ऐसा कोई नियम नहीं। पंडित जी, इधर अप्रशस्त का क्या मीनिंग है? अप्रशस्त उपशम, अप्रशस्त उपशम इसलिए लेना चाह रहे हैं कि जो पाप रूप कर्म प्रकृतियां हैं उनका उपशम चल रहा है, पुण्य रूप प्रकृतियां जो उनका उदय चल रहा है उस समय। और इसलिए हम लोग जो चार्ट देखते हैं सम्यक्त्व के समय में अनुदय वाला जो चार्ट देखते हैं ना, उसमें कितना 48 कितना प्रकृति लिया है, 48 लिया है, बस उतनी ही प्रकृति को छोड़ करके बाकी का तो उदय चल ही रहा है। तो इसलिए अप्रशस्त को ही लेना चाहिए। अब प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में क्या विशेषताएं होती हैं उसे देखते हैं। अब यहाँ से प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्रारंभ हो रहा है
और उस समय किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है उसे देख रहे हैं। प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के काल में मरण नहीं होता, यह नियम है। तो पहली विशेषता तो यही होगी, जब प्रथमोक्षम सम्यक्त्व का काल चल रहा होगा उस समय जीव का मरण नहीं होता। और यदि यह क्रमबद्ध की अपेक्षा से भी विचार करें, मैं इस लाइन को क्रमबद्ध पर लेकर के जाना चाह रहा हूँ। ये जो सिद्धांत है प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के काल में मरण नहीं होता, ये कर्णानुयोग का है, द्रव्यानुयोग का नहीं। अब बात पकड़ना इस बात को, ये कर्णानुयोग का सिद्धांत है, द्रव्यानुयोग का नहीं। और कर्णानुयोग ही क्रमबद्ध है सही में देखा जाए तो। अब ये कह रहे कि उस समय मरण नहीं होगा, ठीक है। यदि उस समय मरण नहीं होगा तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि उस जीव का इस पर्याय से जाना नहीं होगा और उस पर्याय की प्राप्ति भी नहीं होगी। अब उस पर्याय की प्राप्ति नहीं होगी तो उस पर्याय से रिलेटेड आगे वाली जो भी रचना रहेगी वो भी तो नहीं होगी। और यदि एक भी कोई बात हम लोग निश्चित मान लेते हैं तो उससे संदर्भित संबंधित सभी बातें निश्चित हो जाती है। बात पकड़ में आ रही आपको? कोई भी आप पूरे त्रिकाल में, तीन लोक में कोई भी रचना या कोई भी व्यवस्था में से एक भी पॉइंट आपने निश्चित मान लिया तो बाकी सारी रचना अपने आप निश्चित हो जाती है। क्योंकि क्या समस्या है, हम लोग कर्णानुयोग वाले क्रमबद्ध को तो मानते हैं, द्रव्यानुयोग वाले क्रमबद्ध को नहीं मानते। और मैं काफी समय से इस बात का विचार करता हूं, हमें इस बात की स्वीकारोक्ति तो है कि चतुर्थ काल में ही तीर्थंकर होंगे। दूसरी बात, हमें इस बात की भी स्वीकारोक्ति है कि तीर्थंकर 24 ही होंगे, चक्रवर्ती 12 ही होंगे। पर हमें इस बात की स्वीकारोक्ति नहीं है कि सब कुछ क्रमबद्ध है। हमें इस बात की स्वीकारोक्ति है कि यदि चौथे गुणस्थान में जाते हैं तो उस समय इतनी कर्म प्रकृति का उपशम होगा, क्षय होगा, क्षोपशम होगा, पांचवें में ये होगा, सातवें में ये होगा, और सम्यक्त्व का काल चल रहा हो तो उसमें मरण नहीं होगा, आदि 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 सब लगा लेना। परंतु हमें ये स्वीकार नहीं है कि सब कुछ क्रमबद्ध है। जबकि यदि आप सामान्य रूप से भी विचार करते हैं और किसी भी एक बात को निश्चित करते हैं तो सब बातें निश्चित हो जाती है। इसलिए क्रमबद्ध का सिद्धांत जो है कोई नई बात है ऐसा नहीं है, या किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा उद्घाटित है ऐसा भी नहीं है। वो क्रमबद्ध तो क्रमबद्ध है, बस उसे देखने की दृष्टि हमारी होनी चाहिए। जैसे हम लोग विचार करेंगे पेड़ पौधों में जीव होते हैं, ये कोई नई बात थोड़ी है। हाँ, हम जैसे सामान्य अज्ञानियों को पता नहीं था तो हमारे में से कोई थोड़ा विशेष बुद्धि का धारक कोई वैज्ञानिक हुआ, उसने कहा पेड़ पौधों में जीव होता है, तो सब लोग मानने लग गए। सब लोग मानने लग गए, पर उसमें जीव तो पहले से ही थे। ऐसे ही विश्व व्यवस्था क्रमबद्ध तो अनादिकाल से है। कुछ विशेष ज्ञानियों ने हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित किया है, तो नई बात कुछ नहीं। तो हमेशा हमें क्रमबद्ध को कर्णानुयोग और प्रथमानुयोग में से ढूंढना चाहिए। द्रव्यानुयोग में से क्रमबद्ध तो सब लोग मानते हैं, वो मानना भी है, पर कर्णानुयोग और प्रथमानुयोग में जब आप चलेंगे क्रमबद्ध को ढूंढने के लिए तो अपने आप मंदता आती है, विशुद्धता आती है, सहजता आती है। देखो, द्रव्यानुयोग पढ़ करके सहजता आना अच्छी बात है,
सहजता है और सरलता है। कर्णान योग और प्रथमान योग पढ़ करके भी हमें सहजता आनी चाहिए। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के काल में मरण नहीं होता है, इस बात को पढ़ करके सहजता आनी चाहिए। ये गुण संक्रमण और ये सब देख करके हमें इस बात का निर्णय होना चाहिए कि ऐसा ही होना है। यदि कोई जीव प्रायोग लब्धि में प्रवेश कर रहा हो और उस जीव के साथ में वो 4 आवश्यक कार्य न हो, ऐसा होगा क्या? होना ही है ना, निश्चित ही है। जब निश्चित ही है तो सभी निश्चित है। हमें सहजता आनी चाहिए। कर्मों को देख करके हाय तौबा कितने कर्म हैं, कब नष्ट करेंगे, ये भी भाव नहीं आना चाहिए। और ये भी भाव नहीं आना चाहिए कि ये कर्म करूंगा तो यहाँ जाऊंगा और ये कर्म करूंगा तो वहाँ जाऊंगा। सहजता की दृष्टि आनी चाहिए कि कोई बात नहीं, जैसे निश्चित होगा तद्रूप भाव होंगे, तद्रूप परिणमन होगा। बुद्धि पूर्वक प्रयास करेंगे, विकल्पात्मक भाव है ना मनुष्य गति में, तो कोई प्रकार का अशुद्ध कार्य न करे, अशुभ कार्य न करे, धर्म विरुद्ध आचरण न करे, बुद्धिपूर्वक प्रयास करेंगे और फिर भी होने होंगे तो हो जाएंगे। होवे तो उसकी भी कोई आकुलता नहीं रखना, और न हो तो उसका भी कोई मान नहीं रखना। हम कोई धर्म का आचरण करें उसका भी मान नहीं होना चाहिए। नहीं हो रहा है उसके प्रति खेद होना चाहिए, आकुलता नहीं। हमारे से क्या हो रहा है, कोई धर्म का आचरण हो तो बहुत मान कषय आ रही है, और नहीं हो रहा है तो उसके प्रति बड़ी आकुलता होती है। मेरे से तो होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं। देखो, उसमें भी सहजता होनी चाहिए। नहीं हो रहा है, कोई तीव्र पाप कषय का उदय चल रहा होगा, सहजता रखे, विशुद्धि रखे, परिणामों में मंदता रखे तो हो जाएगा। सो कर्णान योग को पढ़ करके ये सहजता आनी चाहिए। द्रव्यान योग वाली सहजता तो हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। और यहाँ वही बात कहना चाह रहे हैं कि यदि प्रथमोक्षम सम्यक्तों का काल चल रहा हो और मरण नहीं होगा, इसका मतलब आयु कर्म कुछ नहीं करता है। जीव का तीव्र पुरुषार्थ चल रहा है ना सम्यक्तों का, तो आयु कर्म का उस समय कुछ चलने वाला नहीं है। ठीक है, फिर ये एक नया दृष्टिकोण में देना चाहता हूँ कि आप लोग जब पढ़े कर्णान योग, प्रथमान योग, तो उसमें से क्रमबद्धता को खोजे और फिर सहजता लावे। और कर्णान योग को सहजता की दृष्टि से पढ़ना है। ऐसा आयु कर्म कुछ करता नहीं है, ये एंगल से देखेंगे, या आयु ही वैसी रहेगी कि वो टाइम पे वो नहीं आनी है, ऐसा ही अभी तो वो कैसे भी चले, कोई दोनों में से कोई भी एंगल लीजिए। आयु कर्म तो वैसे भी वो तो क्या फिक्स है, तो पहले ही बांधी हुई है जी। तो अगले भाव में बांधी हुई है, तो बराबर है। तो होने वाला था और इसकी वजह से मरण नहीं होगा, तो आयु ऐसे ही नहीं, बनी हुई है। मरण नहीं हुआ ऐसा नहीं हो सकता है ना, वो तो हो ही नहीं सकता है। उस काल में, उस काल मात्र की बात। पर वैसा हो ही नहीं सकता है। 70 साल की ऐसा आयु हमारा है। होता प्रत्यक्ष उस समय तो- तो नहीं रहने वाला जब हाँ, उसकी ये आयु तो- पूर्ण हो हाँ। जाती। ऐसा भी बोल सकते हैं, नहीं क्यों? मतलब ऐसा है, क्या होता है कर्म पढ़कर कभी कभी थोड़ा सा ये देखो, अभी तो स्वाध्याय होने के कारण से बहुत ठीक चल रहा है, तो कभी कभी ये भी विकल्प आता है, इतने कर्म कब नष्ट होंगे, कैसे होंगे, इस बात की भी चिंता होने लगती है। और देखो, हम तो बड़े पापी हैं, हमसे कुछ होता ही नहीं है, ये और नया विकल्प जोड़ लेते हैं। सो ऐसा कोई विकल्प नहीं रखना है, जब जो जैसा होना है वैसा होगा। प्रथमोक्षम संयुक्त सम्यक्त्व के टाइम पे अंतरायण भी आएगा ना, तो वहाँ पे तो कर्म अच्छा। संबंध ही नहीं आएगा, जी, तो वहाँ पे तो मृत्यु आ ही नहीं सकती, तो वहाँ पे नहीं आ सकती, क्योंकि अंतरायण में तो ना मिथ्यात्व बनेगा और वहाँ पे तो सिर्फ ज्ञान ही रहेगा, जी। वो कर्म का उदय तो आगे नहीं। बाकी कर्म का आएगा ना। बाकी नहीं, देखिए बाकी सब कर्मों का उदय चल रहा बाकी है, कर्म का तो उदय चल ही रहा है। सारे अंतरायण में तो अंतरायण में भी मिथ्यात्व, चल रहा है। खाली मिथ्यात्व का नहीं है, मिथ्यात्व का नहीं है। दर्शन मोही और बाकी चार आजादी का तो जो आयु कर्म की, जैसे मरण की बात करें, आयु कर्म का तो उदय चल ही रहा है।
दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के विशिष्ट प्रकृति को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबका उदय चल रहा है, उदय चल रहा है और बंद भी हो रहा है। नेक्स्ट लाइन में ये इतने लोगों को छोड़ दिया तो लिखा ही है। हाँ। जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आत्मानुभव के काल में मृत्यु हो सकती है। अंतरायण को भी अगर अपन साइड में रखें, मैं सातवें गुण स्थान में हूँ, हो सकता है। तो मृत्यु हो सकती है आत्मानुभव करते समय, या आत्मानुभव के काल में मृत्यु होगी ही नहीं। नहीं होगी। आत्मानुभव नहीं, अनुभव के काल में कोई भी नहीं, कबर के भी नहीं, तो फिर वो अंतराय नहीं हुआ ना। अनुभव काल छूटता है उससे। तो फिर वहाँ छूट जाता है पर ऐसा। उदय तो है। ब्रह्मन योग में जो स्टोरी आती है वैसा उसमें छूट जाता है, ऐसे ही बोलते हैं। हाँ छूटने के बाद वो नीचे बिल्कुल, आके बिल्कुल। नीचे के गुण स्थान में मरण होता है उनका। वो छठे में ही मरण, छठे में छठे मरेगा, में, सातवें या- नहीं मरेगा, सातवें छठे में आएगा। हाँ। छठे में ही मरेगा। और प्रथमोक्षक सम्यक्त्व ये जो बोल रहे हैं ये अनुभव का काल बोल रहे हैं। अनुभव का काल बिल्कुल, होता है। सम्यक्त्व शायद कंटिन्यू रह सकता है, जी। 100%। ये जी, अनुभव जी। के काल में अनुभव के नहीं काल है। में, यहाँ भी ये तो चौथा हो अंतरायण के काल में- ऊपरों में भी जब आप अनुभव करो, वही अंतरायण के काल में- अंतरायण काल की बात हो रही, उसी को हम अनुभव कहते हैं। उसमें मरण नहीं होगा, बाकी हाँ सम्यक तो हो सकता है, सम्यक तो continuity बाद में में जब कंटिन्यू रहेगा हाँ। तब मरण भी हो सकता हाँ, है। वो नहीं होता है तो ना। कोई सम्यक तो ही मरेगा ही नहीं, वो परे छोड़ेगा नहीं ना कभी। नहीं होता है ना, होता है। हाँ। सम्यक्तों के काल में मरण होता है, पर अनुभव के काल में अनुभव के यहाँ जो बोलना चाहते हैं अनुभव सम्यक्त्व की के बात। काल में मतलब अनुभव का काल। अनुभव अपेक्षा से। यहाँ दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी का उपशम होने से उदय भी नहीं है तथा बंध भी रुक जाता है। दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी ले रहे हैं, उनका उपशम होने से उदय भी नहीं तथा बंध भी रुक जाता है, तो इतने रुक गए। परंतु आयु बिना ज्ञानावरणादि शेष प्रकृतियों की गुण श्रेणी स्थिति कांडक घात अनुभव कांडक घात होता रहता है, उसके फलस्वरूप उन कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा होती है। तो ये बाकी कर्मों में जो होना है वो यथोचित कार्य हो रहा है। चौथे गुणस्थान वाले से पांचवें और सातवें गुणस्थान वाले की निर्जरा अधिक होती है, क्योंकि उनकी विशुद्धि अधिक होती है। प्रथमोपशम सम्यक्तों के प्रथम समय से ही संवर और निर्जरा प्रारंभ होते हैं। प्रायोग लब्धि में ही कितनी ही प्रकृतियों का प्रकृति बंधापसरण हुआ था, वह यहाँ भी चालू रहता है। उनके साथ साथ प्रथम और द्वितीय गुणस्थान में जिनके बंध की विच्युति होती है, वे सभी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, उनका संवर होता है। पांचवें तथा सातवें गुणस्थान में जाने वाले जीवों की अन्य भी प्रकृतियों के बंध की विच्युति होती है, उसे बाद में देखेंगे। आगे स्पष्ट करना चाहते हैं। करे प्रथमोक्षम सम्यक्तों के प्रथम समय से ही संवर और निर्जरा प्रारंभ होते हैं, तो संवर भी हो गया, निर्जरा हो गया। प्रायोग लब्धि में ही कितनी ही प्रकृतियों का प्रकृति बंधापसरण हुआ था, ये हमने देख लिया पहले। वह यहाँ भी चालू रहता है, मतलब प्रायोग लब्धि में जो चल रहा है वो यहाँ चल रहा है। उनके साथ साथ प्रथम और द्वितीय गुणस्थान में जिनके बंध की विच्युति होती है, वे सभी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। प्रथम गुणस्थान और द्वितीय गुणस्थान में जिनके बंध की विच्युति होती है, वो बंध विच्युति वाला चार्ट आप देखना। अनंतानुबंधी की चार मिथ्या, हाँ। उनकी बंध विच्युति हुई थी, वो रुकी। तो हाँ, उनका बंध रुक जाता है, उनका संवर होता है। पांचवें तथा सातवें गुणस्थान में जाने वाले जीवों की अन्य भी प्रकृतियों की बंध की विच्युति होती है, उसे बाद में देखेंगे। कुल मिलाकर पांचवें और सातवें में फिर बंध विच्युति वाला जो हमारा चार्ट है, उनके अनुसार उनकी भी बंध विच्युति होती रहती है। प्रथमोपशम सम्यक्तों के अंतर मुहूर्त काल में से सब बंध की विच्युति एक्सप्लेन कर देना, सबको पता है कि नहीं? बंध विच्युति क्लियर है सबको? क्या क्या कहेंगे बंध विच्युति में? उस गुणस्थान के ऊपर के गुणस्थान में उनका बंद होना बंद हो जाता है, वहाँ बंध की विच्युति कहलाती है। जी, उस गुणस्थान में उन कर्मों का बंध नहीं होगा, उसका नाम बंध विच्युति। उसके ऊपर उसके ऊपर ऊपर हाँ। पहले उसके गुणस्थान- ऊपर सब ऊपर के सारे गुणस्थानों में उन कर्मों की बंधना रुक जाएगा, उसका नाम बंध विच्युति।
अब वो अलग अलग गुणस्थान का है, चौथे गुणस्थान की बंधु इच्छिति अलग है, पांचवी की अलग है, सातवीं की अलग है, ऊपर के गुणस्थानों की अलग अलग है। तो उस अपेक्षा से यथायोग्य देखेंगे। ये अभी पूरा हमारा हो जाएगा, एक बार हम लोग रिपीट करने वाले तो है, उसमें बंधु इच्छिति वाले एक ही गुणस्थान की प्रकृतियों को भी देख लेंगे साथ में बंधु इच्छिति वाले चार्ट से। और प्रायोग लब्धि वाली एक छोटी सी बात हमें दोबारा देखनी है, वो भी एक बार रिपीट करेंगे। तो उधर मतलब ऐसा दिख रहा है कि जहाँ बंद की विच्छेदी हुई वहाँ उदय भी नहीं हुआ, फिर ऐसा साइमल्टेनियसली चलता हुआ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पढ़ा था पर जैसे अभी मिथ्यात्व नहीं, की बंदी विच्छेदी हुई तो मिथ्यात्व का उदय नहीं, अनंतानु बंदी की विच्छेदी नहीं, हुई तो 70 में उदय पड़ा नहीं। हुआ है ना, उसकी तो आएगा ना पढ़ा तो उदय, होएगा ना उदय। बहुत अलग है। आयु के अभी बाद नहीं विच्छेदी आएगा। तो बहुत पहले हो जाएगी, लेकिन सम्यक आयु काल में नहीं तो आएगा। अंत समय तक मतलब स्त्री आएगा। वेद का आपको सम्यक बंद के काल विच्छेदी हो गई चौथे काल में, तो अभी स्त्री वेद का उदय भी नहीं आएगा कभी, आप कभी भी स्त्री को रिहा नहीं नहीं, पाएंगे। जो बंधन में पड़ा है, नहीं, स्त्री आता है। वेद। जो बंध में पड़ा है, जो ऑलरेडी बंधा है, भाव वेद में आता है, जो 70 में पड़ा हुआ है वो सब उदय में द्रव्य वेद में नहीं आता, ये भाव वेद में मिथ्यात्व को आता ना है। आता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं आता। अरे जो चार्ट था, फोटो भेज दे। हाँ। हाँ, आयु- भेज दे। आप आयु का ही समझ लो ना, आयु का तो बंद विच्छेदी पहले हो जाएगी, लेकिन उदय तो अंत समय तक अच्छा है। वो अरे बहुत सारे एग्जाम्पल से मेजर अगर आयु बांधी अगर तो आपकी बंद जाना विच्छेदी पड़ेगा। बंधेगा नहीं, पर तो जाना तो पड़ेगा ना। मेजर क्योंकि उदय जो- विच्छित्ति सब जो ऑलरेडी 13वें बंधा है उसका तो उदय आएगा ही ना। जी। भोगना पड़ेगा, पर मोटा मोटी नहीं आता होगा। अरे नहीं, 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 बंधेगा। नहीं, मोटा कोई मोटी logic छोटा नहीं। ऐसा नहीं छोटी होता, है। मोटा मोटी का कष्ट नहीं होता। छोटा छोटी आता है, मोटा मोटी नहीं आता है। सब ऐसा कुछ नहीं, सब आता है। जो और आप बंधे हैं, वो कुछ भी बंधे करके हैं। वो कुछ नहीं कर बंधे वो उदय में आएंगे। 13वें 14वें गुणस्थान में मेजर विच्छित्ति जो अपनी उदय की 13वें 14वें कोई डिस्काउंट उतने उधर तक है जो पढ़ा था हमने अभी। जो पढ़ा है, खाली उसका जितना कांटा का स्थिति या अनुभाग जितना कम हो सकता है उतना वो कम तो हो चाल चल जाएगा। ही रहे, गुण श्रेणी गुण अनुभाग कम हो जाएगा, वो सब कर्णानु योग में मोटा मोटी का मोटा मोटी कुछ नहीं फिक्स है। सब फिक्स है। फिर कहते हैं प्रायोग लब्धि में ही कितनी ही सर अबे ऐसा हो गया कि एक क्वेश्चन होगा तो आप जवाब देने बोले सब नहीं वो अच्छा है। एक्चुअली क्या है, अच्छा है, very good. कर्मा नियोग में तो ये लोग हमारा समझते हैं स्वाध्याय इसलिए जवाब मतलब देते हैं। ये अपना हाँ, चर्चा समझ के सत्र चल के आगे चर्चा चल सत्र रहे हैं। ये छोटी उजला दीदी है, ये आगे बैठे ना इनके कारण हमारे थोड़ा बहुत समझ में दीदी है। नहीं एक्चुअली क्या है, नहीं सर आपको अच्छा लगेगा कि आपके स्टूडेंट्स को समझ जी, में जी। आ रहा है। करना नियोग की एक विषय ऐसा है, जब तक आप चर्चा नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या कैलकुलेशन वाला विषय रहता है और उसे उसके आगे पीछे का सब पूरा याद रखना रहता है, क्योंकि किसका कहाँ इंटरलिंक रहेगा वो पता नहीं चलता है। प्रायोग लब्धि में ही कितनी ही प्रकृतियों का प्रकृति बंध अपसरण हुआ था वो यहाँ भी चालू रहता है। उनके साथ साथ प्रथम और द्वितीय गुणस्थान में जिनके बंध की उच्छित्ति होती है वे सभी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, उनका संवर होता है। पांचवें तथा सातवें गुणस्थान में जाने वाले जीवों की अन्य भी प्रकृतियों के बंध की उच्छित्ति होती है, उसे बाद में देखेंगे। प्रथमोपशम सम्यक्तों के अंतर मुहूर्त काल में से अधिक 6 आवली और कम से कम एक समय शेष रहने पर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय होने से जीव सम्यक्तों से भ्रष्ट होता है और दूसरे सासाधन गुणस्थान को प्राप्त होता है और वहां से गिरकर मिथ्यात्व में जाता है। कह रहे प्रथमोपशम सम्यक्तों के अंतर्मुहूर्त काल में से, अंतर्मुहूर्त काल है पूरा, उसमें से अधिक से अधिक 6 अवली, मतलब अंतर्मुहूर्त काल है उसमें से अधिक 6 अवली का काल हो और कम से कम एक समय शेष रहने पर अंतर्मुहूर्त काल पूरा होने में एक समय बाकी हो, उस समय या अधिक से अधिक 6 अवली समय बाकी हो, ऐसे समय पर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय होने से, किसी भी एक प्रकृति का उदय आता है और उदय होने से जीव सम्यक्तों से भ्रष्ट होता है और दूसरे सासाधन गुणस्थान को प्राप्त होता है और वहां से गिरकर मिथ्यात्व में जाता है। कंफ्यूजन ऐसा हो रहा है कि अंतर्मूर्त
सम्यक्त्व मेरा प्रथमोक्षम है, मेरा आत्मानुभव अंतर्मुख के ऊपर नहीं रहेगा, लेकिन मेरा सम्यक्त्व भी गिरेगा। हाँ। अंतर्मूर्त मतलब जब पहली बार जब प्रथमोक्षम होगा तब मैक्सिमम वो जीव सम्यक तो ही कहलाएगा अंतर्मूर्त तक ही, और एक समय पहले तक ही उसके, क्योंकि जो सम्यक तो गिरेगा डायरेक्ट दूसरे से पहले में आ जाएगा नित्य वापस। मतलब पहली बार जब प्रथमोक्षम होता है जब पहले बार सम्यक तो होगा, जी मिथ्यात्व का जब उपशम होगा, और जब पहली बार सम्यक तो होगा तब मैक्सिमम टाइम सम्यक तो रहने का काल अंतर्मूर्त के अंदर नहीं जी ऐसे हो रहा ना। नहीं वापस नहीं, ये तो नीचे सिर्फ जाए। अनंतानुबंधी का उदय आया तो नहीं, उसके बाद में बोलते हैं ना वहाँ गिर से गिरकर मिथ्यात्व हाँ, में पर जाता है। सम्यक प्रकृति का उदय आया तो सम्यक तो कंटिन्यू रहेगा। ये सब ये तो सिर्फ 7 प्रकृति में से 4 की बात कर रहे हैं, दूसरी 3 की आगे बात नहीं आएगी। नहीं, उसमें भी आगे लिखे ना, और वहाँ से गिरकर मिथ्यात्व में जाता है। बराबर है, तो ये 4 प्रकृति की बात कर रहे हैं। बाकी मिथ्यात्व में जाएगा तो मिथ्यात्व का तो उदय आ गया ना, 4 के बियॉन्ड हो गया ना। हाँ हाँ, बाद में आ जाएगा, लेकिन अभी आप 7 का पढ़ लो, फिर आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये ऐसा बोल रहे हैं। हाँ बट वो नाना जी को मुझे मजा 7 में से अभी 4 की बात की और दूसरे 3 की भी बात करें। मतलब वो दूसरे में जाते हैं कि चौथे से? अगर अनंतानुबंधी का वो उदय आया तो तो, हाँ क्या बोल रहे हैं कि वो होना ही है, बोल रहे हैं हाँ। अगर अनंतानुबंधी का उदय आया तो डेफिनेटली दूसरे में जाएगा और दूसरे से नहीं पहले में आया तो जाएगा। हाँ, ये नहीं आया आता ही है तो क्या? नहीं, जरूरी ये नहीं है। जहाँ नहीं, लैंग्वेज नहीं। क्या बोलते थे वो? नहीं तो आगे आपका उन्होंने उसका जवाब संभावनात्मक मिल रूप से दिया है। कैसे दिया है कि भाई अनंतानुबंधी का यदि उदय आया तो दूसरे गुण स्थान में जाएगा, वहां से गिरकर मिथ्यात्व में जाएगा। अनंतानुबंधी का उदय आया तो फिर ये आगे की संभावना है। मतलब ये जरूरी नहीं है। नहीं, जरूरी आगे नहीं। आगे आ रहा है। आगे आएगा, इसका जवाब आगे मिल जाएगा आपको। 147 में उन्होंने लिया सेकंड लास्ट पैरा में, उसके पश्चात उपशम छूट जाता है, परंतु सम्यक छूटने का नियम नहीं है। क्लियर लिख देखा लिखा है ना ऊपर। ठीक है। सेकंड लेसन। आगे बढ़ Second lesson। और एक प्रश्न है कि एक समय या 6 अवली शेष रहने पर तो ये अंतरायण की बात कर रहे हैं, अंतरायण की बात। हाँ, तो अंतरायण की बात कर रहे हैं तो नहीं, प्रश्न उपशम समय का काल नहीं। हाँ तो वही अंतरायण ही है ना, हाँ। उपशम की बात है, उपशम के काल पर में। यहाँ पे देखो तो उपशम समय का इतना है और अंतरायण इतना है। अंतरायण बड़ा है उपशम समय के काल से। ऐसा कैसे है? हाँ तो वही मेरा प्रश्न वही था कि सम्यक्त्व के काल में अनंतानुबंधी का उदय कैसे आया, क्योंकि ऊपर तो लिखा है अनंतानुबंधी का उपशम किया हुआ है वो काल में। साइमल्टेनियसली होगा ना, उदय आया और सम्यक छूटा, दोनों साथ में उसमें जब होगा। छूटना है वो तब आ नहीं, रहा ये है। 6 समय पहले बोला है। एक समय आई मीन 6 एक छह समय अवली या के 6 बाद अवली। एक 6 अवली के बाद एक समय के पहले। सम्यक तक छोड़, दूसरे को स्थान में आ गया। नहीं नहीं, हाँ, वो छूट गया था। हाँ कहते छुट्टी 6 अवली पहले ही छूट गया અને उदय आ गया तो हाँ। क्या छूट गया? सम्यक तो चल रहा है ना उसमें, श्रीपाद। ऐसे चल रहा है। साधन ने वही तो कुछ बोला मतलब उन्होंने, नहीं है। दूसरे गुस्तान को कहता वहां से गिरकर मिथ्यात्व में जाता है, तो वो वाले गुणास्थान में सम्यक का छूटा। दर्शन मुनि चारित्र मुनि दोनों अलग अलग लेके चलना पड़ेगा ना अपने को। नहीं दूसरे में आ गया तो छूट ही गया ना। नहीं दूसरे में नहीं, तो छूटा। साधन- ये तो अनंतानुबंधी खाली है ना। छूट रहा है, छूटा नहीं। अनंतानुबंधी का उदय आया यानी खत्म हो गया उधर स्टोरी। सम्यक्त्व है चला। मिथ्यात्व का उपशम अभी भी है ना। मिथ्यात्व के आधार पर उसको दूसरे में सम्यक्त्व भी होता है। सम्यक्त्व ही बोला जाता है। मिथ्यात्व का अनुदय है। बट वो गिर रहा है, नीचे हाँ, जा रहा गिर है, रहा वो तो समय की भी बात नहीं, वो जा रहा है नीचे, खत्म हो रहा है वो बताया कि झाड़ से गिरता हुआ फल फल, बस। जब बीच में हवा में है वो समय, वो और नीचे साधन टच है। हो गया तो वो पहला में दूसरा था। गुणस्थान का तो वैसे भी समय नहीं है। समय ही नहीं है, वो तो एक समय के अंदर है, वो तो निकल ही जाता है। बराबर। मतलब ये जो पैराग्राफ है ये नियम वाला नहीं है। नियम वाला नियम नहीं है। ये हुआ संभावनात्मक। अनंतानुबंधी का उदय आया तो सेकंड में जाके क्या फिर क्या नीचे जाएगा। क्या क्या व्यवस्था बन सकती है उसका, उसमें से हाँ, एक उदय possibility। बढ़ने का बहुत इम्पोर्टेंट नियम नहीं है, हाँ। होना ही नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ। उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा होने पर नियम से दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति में से किसी एक का उदय होता है। वो किस तरह होता है इसे आकृति द्वारा समझेंगे। तो द्वितीय स्थिति लिए हैं, अंतरायाम लिया है, उपशम सम्यक्त्व का काल लिया है। उपशम सम्यक्त्व के काल में द्वितीय स्थिति में दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े होते हैं। उपशम सम्यक्त्व के काल में उनमें से किसी एक का अपकर्षण द्वारा उदय उदीरना संभव नहीं है। उपशम सम्यक्त्व का काल चल रहा है और उसमें से कोई उदय या उदीर्ण हो, ऐसा नहीं हो सकता है। उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा होने तक अंतरायाम में दर्शन मोहिनी के निष्कों का अभाव रहता है। तो काल पूरा होने तक
वो स्थिति ऐसी रहेगी। परंतु सम्यक्तों का काल पूर्ण होते ही द्वितीय स्थिति के तीनों प्रकृतियों के परमाणु अपकर्षण द्वारा अंतराय में आते हैं और अंतर को भर देते हैं। वहाँ निषेक रचना होती है, अर्थात अंतर पूर्ण करते हैं। उपशम सम्यक्तों का काल पूर्ण होने पर अंतराय में कोई निषेक है नहीं। उसके पश्चात द्वितीय स्थिति में से अपकर्षण द्वारा नीचे आकर उनका उदय होता है। अब इसमें स्पष्टता दे दी कि कैसे हमारा अंतरायम का काल पूरा होता है, उपशम का काल पूरा होता है, उपशम सम्यक्तों का काल पूरा होकर अंतरायम का भी काल पूरा होता है और आगे की कर्म की स्थिति शुरू हो जाती है। तीनों की स्थिति यहाँ पर दे रहे हैं। ये एक सेकंड शिवपाल, आपके प्रश्न का 141 पेज पे आप आओगे ना, 141 के लास्ट पैरा में लिखा है, इस रीति से अंतरायण के पहले समय से ही दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी क्रोध आदि संपूर्णता उपशम से औपशमिक दर्शन सम्यक प्राप्त करके जी प्रथम शब्द दृष्टि, यानी अंतरायण के पहले काल से ही सम्यक दृष्टि है। जो आपने अंतरायण के पहले काल से नहीं हो रहा है, अंतरायण में जाता है और सम्यक दृष्टि ही रहता है, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय बंद खत्म हो गया। हाँ, नहीं अंतरायम के पहले काल की मैं बात वो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लास्ट लास्ट की बात कर रहा था। लेकिन वो कहना चाहते हैं कि पूरा अंतरायण काल, हाँ। वो पॉइंट ऑफ अंतरायण का जब फर्स्ट पूरा नहीं, पहले से। हाँ, मीन्स जहाँ पे पहले ही पहले से जब चालू हुआ तब एंड तक। हाँ, तब तक एंड तक अंतरायण खत्म एंड नहीं तक होता। नहीं। अंतरायण का मतलब ही है कि उदय नहीं आएगा। अनंतानुबंधी शिवपाल का कहना था, अनंतानुबंधी में से एक का भी उदय आया तो सम्यक को छूट गया। हाँ नहीं, सम्यक तो रहता हाँ, है। बस उतना ही मेन क्वेश्चन था। सम्यक को नहीं छूटता है क्योंकि मिथ्या तो अभी तक आया नहीं, नहीं है। मिथ्या तो अभी नहीं आया, इसलिए बस। लेकिन एक क्वेश्चन ये था कि हम तो यहाँ पे टाइम बोल रहे हैं ना, जो अंतरायण है ये सब टाइम है। उन्होंने एक स्टेटमेंट यहाँ कहा है कि वो नीचे आके भर देते हैं, इसका मतलब वो समय पूरा हो गया ना और फिर वो चालू हो गया, ऐसा क्या मतलब? द्वितीय स्थिति, अंतरायण के बाद द्वितीय स्थिति में नीचे आने का मतलब यही कहना चाहते हैं द्वितीय स्थिति कि में, वो पहले समय स्थिति पूरा में हो नहीं। गया हाँ, फिर वो उसके समय बाद चालू हो गया, ऐसा कहना चाहते हैं। अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि उपशम सम्यक्तों का काल अलग है और अंतरायम अलग है। अंतरायम ज्यादा है। हाँ, तो उपशम सम्यक्तों तो नीचे खत्म हो गया ऐसा दिखा अभी वो रहा है। नीचे आ जाएंगे सब। इसके लिए तो बोल रहे हैं द्वितीय स्थिति के परमाणु अंतरायम के अंतरायम बैलेंस पार्ट में में आ आके वो अंतर पूर्ण कर देंगे, तो वहाँ एक बार उपशम समय का काल खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ, उपशम सम्यक्तों का काल पूरा होते ही अंतरायम में सारे कर्म परमाणु आते हैं और वो आकर के वो अंतरायम की स्थिति को पूरा कर देते हैं। इसका मतलब ये जहाँ पे है यहाँ तक आएंगे, इसका मतलब समय के लिए जैसे हाँ, जी। हाँ हाँ वही। जी, और वो जो स्थिति बनती है उसका नाम अंतरपूरण है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि दर्शन मोहिनी की प्रकृति के उदय के कारण उपशम सम्यक्त्व नहीं छूटता, परंतु उपशम का काल अंतर्मुहूर्त ही होता है। उसके पश्चात उपशम छूट जाता है, परंतु सम्यक्त्व छूटने का नियम नहीं है। उन तीन प्रकृतियों में से जीव के परिणाम के निमित्त से जो प्रकृति उदय रूप होती है वह तो उदयावली में आती है और अन्य दो प्रकृति उदयावली के ऊपर ही रहती है और उदय रूप प्रकृति में संक्रमित होकर उस रूप उदय में आती है। अभी यहाँ बहुत स्पष्टता दे दें। इस प्रकार प्रथमोपशम सम्यक्तों का काल पूर्ण होने पर मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव पुनश्च पहले गुणस्थान को प्राप्त होता है। एक संभावना ये होगी। रोहित भाई, आपके प्रश्न को उत्तर इसमें आ रहा है। हाँ, वही सम्यक में खाली सम्यक प्रकृति उदय में आ जाएगी, बाकी हाँ। दोनों नहीं आएगी। उसमें मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से, यदि मिथ्यात्व का उदय आया तो जीव पहले गुणस्थान को प्राप्त होता है, अथवा सम्यक मिथ्यात्व के उदय से जीव तीसरे सम्यक मिथ्यात्व अर्थात मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है। दूसरी संभावना ये हुई। अथवा सम्यक प्रकृति के उदय से जीव शोक्षम सम्यक दृष्टि
अर्थात वेदक सम्यक दृष्टि होता है उसका सम्यक्त्व तथा विवक्षित गुणस्थान कायम रहता है। कोई सम्यक प्रकृति का भी उदय आया तो तुम्हारा सम्यक तो कायम रहा। कायम। दो जो है वो दो अभी भी नहीं है। हाँ। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व ये दो अभी तक नहीं है। तो नीचे लेके जाएगी वो नीचे लेके जाएगी। खाली सम्यक और प्रकृति का अनंतानुबंधी उदय भी आया तो तुम चौथे में रहोगे बने और रहोगे। चलता रहेगा। और बराबर। अनंतानुबंधी आया कि दो में गए थे। हाँ। और जो दूसरे दो में नियम गए से मतलब बाकी दोनों का भी आ गया ऑलरेडी। जी। नहीं आया, नहीं नियम से आया। आ रहा दूसरे है, गुणस्थान पहले। में जाएगा तो तीन में से तो दो का आ गया। नहीं उदय नहीं है। मिथ्यात्व दूसरे में गए तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं है। नहीं है। पर जब दूसरा गुणस्थान तो नियम से गिरने का ही है। हाँ हाँ तीसरा तो भी है। अब वो एक तरफ ऐसा बोल रहे हैं कि चार जो छूटने का नियम वो बता रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं कि चार में से एक का उदय आ जाएगा तो आप दूसरे में आ जाओगे। दूसरे में आऊंगा तो नियम से मुझे पहले में जाना ही पड़ेगा। फिर जो रोहित नहीं। बोल रहे वही होगा कि मिथ्यात्व तो आएगा ही आएगा और फिर मैं जंप लेके वापस में सिक्स में तो जाऊंगा। मिथ्या तो आना ही है। आएगा पर दूसरे में नहीं आएगा, जब पहले में एक जाएगा स्टेप तब एक आएगा। स्टेप पहले में आके और फिर लेके से वापस से चौथे एक में बार चले जाऊंगा। अनंतानुबंधी में से एक का भी उदय आ गया फिर दूसरा जाना ही है। दूसरा आ गया कि दूसरे में दूसरे जब पहले आना ही उसका है उदय चलता है और मिथ्या तो छूटना तो यानी मतलब मिथ्यात्व का सम्यक तो छूटता है। सम्यक तो छूटना ही है। तो आप प्रपोर्शन के बाद इस तरह से अगर अपन ऐसे देखो तो नियम से मिथ्यात्व में आओगे और फिर ऊपर जाओगे। नहीं नहीं, नहीं। अरे अनंतानुबंधी नहीं प्रथम आएगा ऑप्शन के ना। बाद तीसरा छूट नहीं वही थोड़ा तीसरा पॉइंट है ना। तीसरा यहाँ point तीसरा पढ़ो। point पढ़ो। तीसरा point पढ़ो पढ़ा वापस। मैंने पढ़ा तीसरा, पर अगर आप उसके पहले वाला पेज आप देखोगे वापस देख लेना 146 का सेकंड पैरा क्या बोलता है प्रपोर्शनल सम्यक वही तो कंफ्यूज हो रहा है। वही जो मैंने पढ़ रहा था वो कंपलसरी नहीं है वो रूल पर दूसरे में आया तो नियम से पर दूसरे में आना ही कंपलसरी नहीं है। छूटने का नियम वो यही बता रहे नहीं हैं। हाँ वही मैंने कंपलसरी नहीं है ना, वही तो बोल रहे हैं। वो जो लैंग्वेज मैंने पढ़ा था ना ये पहली बार पढ़ने से ऐसा लगता है कि अनंतानुबंधी का उदय पक्का आना ही है। Compulsory है। कंपलसरी अंतर्भूत के वो अंदर नाना ऐसा नहीं है। वो ऐसा नहीं। स्पेसिफिक जीव की अपेक्षा है, सब जीवों को लगता नहीं। लैंग्वेज ऐसा कंपलसरी Simple वाली है। नहीं है। वहाँ यदि होना चाहिए, यदि यदि, प्रथम ऑप्शन हाँ। के बाद अंतमूलक औपशमिक सम्यक्त्व का यहाँ धारक वर्ड यहाँ वर्ड यदि डाल देते थे ना यदि अनंतानुबंधी क्रोध मान हाँ। माया लोभ का आता है हाँ, तो ये यदि वर्ड आता था वो कंपलसरी। अभी इसको सिर्फ इंडिविजुअली पढ़ो तो ऐसा आता है कि छूटने का नियम ही यही है कि चार में से एक इसलिए उदय आएगा और आप दूसरे में आओगे। इसलिए तो मैंने क्वेश्चन पूछा था। हम ऐसा पढ़ते समझते तो अपन हैं लॉ का पढ़ते ना वैसे दूंगा ये भाई कोई जीव लॉयर नहीं। क्या लिखा है? एक का युद्ध किसी एक का उदय है। एक उदय होने से लिखा है। होने होने से से उदय होता है ऐसा नहीं लिखा। हाँ। इसलिए तो बोले यदि उदय होगा तो नीचे जाएंगे ऐसा है। होने से लिखा है ना। होने से लिखा होता हम है ऐसा समझ लिखा तो सकते हैं वो अलग होता है। कि कोई जो औपशमिक सम्यक्त्व का धारक है और औपशमिक सम्यक्त्व का काल उसका पूरा हो जाए तो फिर आगे क्या होगा। तो आगे क्या होगा तो उन्होंने चार संभावना दी। यदि उसके मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया तो पहले गुणस्थान में जाएगा। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया तो तीसरे गुणस्थान में जाएगा। तीसरे से भी तो नीचे वापस होना ही है। तीसरे से वापस ऊपर आता है। चौथा भी कर सकते हैं, दूसरा भी होता है। दूसरा भी दूसरे में दोनों नहीं जाएगा, संभव। दूसरे से पहले में जाएगा। तीसरे में पहले में होगा। नेक्स्ट पर्याय क्या रहेगी उसकी बात हो रही। उसके आगे क्या होगा वो आगे की चर्चा। फिर सम्यक प्रकृति का उदय आएगा तो उसका चौथा गुणस्थान रहेगा। कायम रहेगा बस। ठीक है, ये तीन संभावना। और चौथी संभावना यदि उसके अनंतानुबंधी का उदय आया किसी भी एक प्रकृति का तो दूसरा गुणस्थान। दूसरे से इवेंचुअली वो पहले हाँ, स्टेप नियम में से आना ही पहले है। में। तो पहले ही स्टेप है ना वो। हम लोग क्या करें नहीं नहीं पहला नहीं है। नहीं। उसमें एक सब बीच में आ गया ना, दूसरा गुणस्थान आ गया। जस्ट नेक्स्ट पर्याय क्या रहेगी। बराबर है। मिथ्यात्व, हाँ सम्यक मिथ्यात्व, चौथा गुणस्थान या दूसरा गुणस्थान। नहीं ये जो तीन स्टेप Basically ये तीन स्टेप जो है वो दर्शन मौनिक की है। हाँ और जी। चारित्र मौनिक के खाली सेकंड में आके ये तीनों में से एक में जाने ठीक। बेसिकली सात प्रकृति का उपशम किया था। तो उसमें से किसी का भी उदय आ सकता है खत्म होने पर। बराबर। तो जब उदय आएगा तो क्या सिचुएशन बनेगी सात में से चार ऑप्शन बन सकते हैं वो उन्होंने बताया। चार मतलब ऑप्शन 5 का किया है बराबर। चार और सत्ता में सात होने से सात हो गई वो। और सत्ता में सात है। ये करना नहीं हो गया ना इसलिए। रिटर्न आते समय चार संभावनाएं हैं। चार संभावना। या तो पहला गुणस्थान या तो तीसरा
दूसरा या तो फिर continue रहेगा। अनंतानुबंधी की अपेक्षा से दूसरा या और फिर चौथा चौथा continue। कंटिन्यू। वो फिर शायद सम्यक्त हो जाएगा। इस प्रकार प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जीव नियम से मिथ्यात्व में जाता ही है, इस मान्यता का निराकरण होता है। यह भी आपको स्पष्ट देते। कषाय पाऊर, धौला, लब्धिसार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि ग्रंथों में इसका वर्णन है। यहाँ प्रथमोपशम सम्यक्त्व की बात हो रही है, ये और यहाँ पर स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि भाई हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो मात्र प्रथमोपशम सम्यक्त्व की ही कर रहे हैं, इसलिए ये जो भी कथन हो रहा है ये इसी संदर्भ में देखेंगे। आगे पीछे बाकी की चर्चा यहाँ अपेक्षित नहीं है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी फिर ये अन्य अपेक्षा में जाकर के देखेंगे तो इसकी विवक्षा चेंज हो जाती है, इसलिए स्पेसिफिक इतने काम के लिए बात हो रही है। धौला ग्रंथ में इन प्रथमोपशम सम्यक्त्वी जीवों में ही दो भेद बताए हैं, प्रथम सम्यक्त्वी और अप्रथम सम्यक्त्वी। धौला ग्रंथ में इन प्रथमोपशम सम्यक्त्वी जीवों में ही दो भेद बताए हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त्वी के दो भेद, प्रथम सम्यक्त्वी और अप्रथम सम्यक्त्वी। वहाँ कहते हैं कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम बार प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तब उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा होने पर नियम से मिथ्यात्व में जाता है। परंतु अप्रथम बार यानी द्वितीयादि बार प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है, उसके लिए ऊपर बताए हुए 3 मार्ग खुले हैं, उसके लिए मिथ्यात्व में जाने का नियम नहीं है। ये धौला ग्रंथ की विवक्षा अलग है। धौला में ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ कहते हैं कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम बार प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तब उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा होने पर नियम से मिथ्यात्व में जाता है। तो धौला ग्रंथ का ये कथन रहेगा, प्रथम बार प्रथमोपशम सम्यक्त्व कर रहा है तो नियम से मिथ्यात्व में जाता है, परंतु अप्रथम बार यानी द्वितीयादि बार प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है, उसके लिए ऊपर बताए हुए 3 मार्ग खुले। तो वो 3 जगह पर जाएगा और वो पहला वाला रहेगा तो पहले में जाएगा, उसके लिए मिथ्यात्व में जाने का नियम नहीं। तुम कहोगी एक बार सम्यक्त्व प्राप्त होने पर पुनः पुनः सम्यक्त्व होने की बात कैसे कर रही हो? सुनो, जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व के पश्चात मिथ्यात्व में जा सकता है, अथवा कोई शोपशम सम्यक्त्व से छूटकर मिथ्यात्व में जाता है। जब वह जीव दोबारा सम्यक्त्व प्राप्त करेगा तो कोई जीव कर्मों का शोपशम करके शोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, या कोई जीव उनका उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करेगा। क्या क्या संभावना हो सकती है उसकी बात कर रहे हैं। जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व के पश्चात मिथ्यात्व में जा सकता है, एक संभावना ये हुई, अथवा कोई शोपशम सम्यक्त्व से छूटकर मिथ्यात्व में जाता है, एक बात ये भी संभव है। जब वह जीव दोबारा सम्यक्त्व प्राप्त करेगा तो कोई जीव कर्मों का शोपशम करके शोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, या कोई जीव उनका उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करेगा। मतलब दोबारा ये संभावना है कि कोई प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा। सम्यक्त्व से मिथ्यात्व और दोबारा सम्यक्त्व इस प्रकार असंख्यात बार पल्ले के असंख्यातवें भागवार हो सकता है। कह रहे सम्यक्त्व से मिथ्यात्व और दोबारा सम्यक्त्व इस प्रकार असंख्यात बार पल्ले के असंख्यातवें भागवार हो सकता है। एक बार प्रथमोपशम सम्यक्त्व होने पर दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति की सत्ता असंख्यात वर्षों तक रहती है। एक बार प्रथमोपशम सम्यक्त्व होने पर दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति की सत्ता
मतलब दर्शन मोहिनी की तीन मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हुए, उन तीन प्रकृति की सत्ता असंख्यात वर्षों तक रहती है, परंतु वह जीव मिथ्यात्व में आने पर असंख्यात वर्ष के बाद दोबारा प्रथमोपशम कर सकता है, परंतु शोभशम सम्यक्त्व की प्राप्ति तो एक अंतर मुहूर्त पश्चात भी कर सकता है। इसका कारण देखते हैं। मतलब कोई ऐसा जीव है तो वो मिथ्यात्व में आने पर असंख्यात वर्ष के बाद दोबारा प्रथमोपशम सम्यक्त्व कर सकता है, परंतु शोभशम तो अगले ही अंतर मुहूर्त में कर सकता है। जीव मिथ्यात्व में जाता है तब इन तीन प्रकृतियों की सत्ता की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रहती है। मिथ्यात्व में जाता है तब इन तीन प्रकृति की अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रहती है। तब अन्य दो प्रकृति मिथ्यात्व रूप से उदय में आती रहती है और उनका एक एक निषेध खिर जाता है। नया होने वाला बन तो एकमात्र मिथ्यात्व का ही होता है। इस प्रकार एक एक निषेध नष्ट होते होते जब सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की सत्तारूप स्थिति बहुत अल्प रह जाती है, तब वह जीव दोबारा इन तीनों प्रकृतियों का तथा अनंतानुबंध का उपशम करके प्रथमशम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। मतलब ये मिथ्यात्व में जीव आया है तो उसकी स्थिति अंतकोड़ा कोड़े सागर प्रमाण रही, तीनों प्रकृतियों की सत्ता की स्थिति अंतकोड़ा कोड़ी। अब उसमें हुआ क्या कि मिथ्यात्व में चल रहा है, जो पहली दो प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, जिनका मिथ्यात्व रूप से उदय आ रहा है, तो आते 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 उनकी स्थिति बहुत अल्प रह जाए तो ऐसे समय में जो दोबारा सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा तो उस समय वो प्रथमशम सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है। बहुत अल्प यानी कितना, इसका प्रमाण गोमटसार कर्मकांड गाथा 615 में बताया। वहाँ कहते हैं कि इन दो प्रकृतियों की सत्तारूप स्थिति 13 जीवों में पृथकत्व सागर प्रमाण शेष रहते हैं और एक इंद्रिय में पल्ले के असंख्यात्व भाग से हीन एक सागर शेष रहती है। तब तक के काल को वेदक योग्य काल कहते हैं। जब सत्तारूप स्थिति उससे भी कम हो जाती है तब उसे उपशम काल कहते हैं। एक काल की गणना दे दी है। क्या कहते हैं कि हमने कहा ना कि भाई जो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति हैं, इनकी स्थिति बहुत अल्प रहती है। तो अब वो बहुत अल्प रहती है तब जाकर के वो उपशम सम्यक्त्व को धारण कर सकता है। फिर ये बहुत अल्प का प्रमाण कितना लेना, इनकी काउंटिंग कैसे करें, तो गोमटसार के कर्मकांड की 615 नंबर की गाथा में वो प्रमाण बताए हैं। वहाँ कहते हैं कि इन दो प्रकृतियों की सत्ता, अब इनकी सत्ता कितनी रही, सत्ता स्थिति 13 जीवों में पृथकत्व सागर प्रमाण शेष रहती है और एकेंद्रियों में पल्ले के असंख्यात्व भाग से हीन एक सागर शेष रहती है। तब तक के काल को वेदक योग्य काल कहते हैं। जब सत्तारूप स्थिति उससे भी कम हो जाती है तब उसे उपशम काल कहते हैं। हाँ, अभी ये काल और अधिक घट जाए तो उपशम काल में आएगा। वेदक योग्य काल में जीव दोबारा प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता। वेदक अर्थात शोभशम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, परंतु उपशम काल में वह प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। इस उपशम योग्य काल में वे दो प्रकृति मिथ्यात्व रूप संक्रमित होने लगती हैं, उसे उद्वेलना कहते हैं। पहले सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होकर वह सत्ता में से नष्ट होती है, पश्चात सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति भी उद्वेलना होकर नष्ट होती है। ऐसा जीव सादी मिथ्या दृष्टि होने पर भी उसकी सत्ता में दर्शन मोहिनी की एकमात्र मिथ्यात्व प्रकृति ही शेष रहती है। मतलब ये पलटती है, जो सम्यक प्रकृति थी वो मिथ्यात्व में चली गई, सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति वो भी मिथ्यात्व में चली गई। तो अब जिसने जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है उसके पास
तीन प्रकृतियां होनी चाहिए थी, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, परंतु वो तीन न रह करके एक ही रहती हैं, मिथ्यात्व ही रहती है। इसलिए एक बार प्रथमोक्षम सम्यक्त्व प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में गए हुए जीव को दोबारा प्रथमोक्षम सम्यक्त्व प्राप्त करने में असंख्यात करोड़ वर्षों का काल बीच में जाता है। इसे प्रथमोक्षम सम्यक्त्व का अंतर कहते हैं। मतलब इतना काल बीच में जा सकता है, हो सकता है अगले समय में फिर से वो अंतर मुहूर्त के बाद शवक्षमिक सम्यक्त्व को धारण करे, फिर वहां से गिरे, फिर आवे, वो अलग बात हुई, अरे ऐसी स्थिति बन सकती है उसकी। परंतु प्रथमोक्षम सम्यक्त्व से गिरकर मिथ्यात्व में आया हुआ जीव एक अंतर मुहूर्त के पश्चात ही शोक्षम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह उसका वेदक योग्य काल है। तो उसका वेदक काल चल रहा है, तो दोबारा ऐसे प्रथमोक्षम सम्यक्त्व शोक्षम सम्यक्त्व का धारण कर सकता है। प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के बारे में जो अंतर देखा, उतना ही अंतर सासादन गुणस्थान के बारे में भी समझना, क्योंकि प्रथमोक्षम सम्यक्त्व में से छूटकर ही जीव सासादन में आता है, शोक्षम सम्यक्त्व में से छूटकर नहीं आ सकता। मतलब जब वो रिटर्न आ रहा है तो प्रथमोक्षम सम्यक्त्व से छूट करके आ रहा है, इसलिए जो जो व्यवस्था प्रथमोक्षम सम्यक्त्व की, वो सारी व्यवस्था सासादन सम्यक्त्व की, दूसरे गुणस्थान की। 4 से डायरेक्ट 2 में तो शरक्षम सम्यक्त्व में अनंतानुबंधी का नहीं आएगा, ये होता है ना, क्या बोलते हैं, उद्वेलना, विसंयोजना हो जाती है, इसलिए उनका वो सत्ता में नहीं रहेंगे, विसंयोजना रूप से परिणमन हो रहा है उनका। ठीक है, इतना विषय हम लोग लेते हैं। अभी प्रथमोक्षम सम्यक्त्व प्राप्त होने पर और भी विशिष्ट कार्य होते हैं, उसकी चर्चा फिर हम आगे के इसमें लेंगे।